नमस्कार दोस्तों, मैं तमेश कर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेन पीएससी पर। और उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी चाहे वो सीजी टेट की हो या सी टेट की हो एकदम अच्छे से चल रही होगी। और हाल ही में अभी एएमआरएस का भी एग्ज़ाम हुआ है, तो जितने भी जो कैंडिडेट्स जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है, जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आई होप कि सबका एग्ज़ाम जो है एकदम अच्छे से गया होगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो उसमें उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं था, मतलब मॉडरेट आया था, एकदम टफ भी नहीं था, एकदम ईजी भी नहीं था। तो आई होप जो कट ऑफ है वो उतना ज़्यादा ना हो जाए, चाहे वो पीजीटी का हो, टीजीटी का हो। और सामने आने वाले हफ्ते में नॉन टीचिंग का भी जो है एग्ज़ाम है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में। उसकी भी जो तैयारी हो है आप लोगों की जो अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि उसमें भी ज़्यादातर मैथमेटिक्स और रीजनिंग यही दो चीज़ें हैं जो चल रही हैं। और इसके अलावा चलिए, तो आज हम पीजीटीटी 2019 के जो क्वेश्चंस हैं उसको आज हम सॉल्व करेंगे। उस दिन के जो क्वेश्चंस है वो टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सा बच गया था, टेक्निकल इशू के कारण जो है कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज हम उन्हीं क्वेश्चन को है आगे करेंगे और इसके बाद आगे के जो सेशंस हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो क्वेश्चन है जहाँ से छूटा था उसी से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के संबंध में पूछताछ करना चाहता है, तब आप मुद्रण त्रुटि को स्पष्ट कर देंगे, आप संबंधित विषय शिक्षक को सूचित करेंगे, आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित न हो जाए, उग्र होकर कहेंगे उसे जैसा समझ में आता है वैसा ही करें। If a student wants to satisfy some query in question paper, then you will clarify the printing mistake, you will inform the concerned subject teacher, you will advise him to wait till the correction is being confirmed, curiously tell him to do as he understands। ठीक है, आज का ये क्वेश्चन है सबसे पहला, इसको हम आज देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है कैसा है। देखिए चलिए, तो आप एक टीचर हैं और एक परीक्षक है ना, एक इन्विजिलेटर हैं, और आप जो है एक एज ए इन्विजिलेटर काम कर रहे हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर वो आपसे पूछता है तो क्या आप उस मुद्रण त्रुटि को स्पष्ट कर देंगे। अगर वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है तब फिर आप क्या करेंगे। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाता है, गलत। आप संबंधित विषय शिक्षक को सूचित करेंगे, ये भी ठीक है। अगर आपके समझ में अगर कुछ नहीं आ रहा है, वो जो क्वेश्चन है वो आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप उस टीचर को विषय से संबंधित जो शिक्षक है उसको आप सूचित करेंगे। चलिए ठीक है, इसको मान लेते हैं। आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित ना हो जाए, ये भी ठीक है। आप उग्र होकर कहेंगे कि उसे जैसा समझ में आता है वैसा करे, ठीक है, ये तो करना ही नहीं है ना। तो देखिए बी और सी दोनों में ज्यादा सुटेबल कौन लग रहा है, सी। आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित ना हो जाए, क्योंकि आप टीचर को तो बताओगे ठीक है, लेकिन टीचर को बताने से पहले उस स्टूडेंट को जो है वो आपको अच्छे से मतलब शांत रखना पड़ेगा कि हाँ मैं जो है आपके टीचर को इसके बारे में सलाह बता देता हूँ, आप तब तक जो है वेट कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए जब तक ये जो है अच्छे से इसका जो क्वेश्चन है वो करेक्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या, यू विल एडवाइज हिम टू वेट टिल करेक्शन इज बीइंग कंफर्म। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज। किसी विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि है विद्यार्थी को दंडित करना, उसके पालकों को सूचित करना, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर ठीक करना, ध्यान न देना या उपेक्षा करना। टू पनिश द स्टूडेंट, टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ पेरेंट्स, to find out the reasons for undesirable behavior and provide remedies to ignore it। ठीक है, सबसे पहला जो है विद्यार्थी को दंडित करना है, दंडित तो करना ही नहीं है ना। चाइल्ड सेंटर्ड जो शिक्षण है उसमें आपको विद्यार्थी को दंडित नहीं करना है, किसी प्रकार से हतोत्साहित नहीं करना है। ठीक है,
डिमोटिवेट नहीं करना है, तो ये पहला ऑप्शन क्या है, गलत। उसके पालकों को सूचित करना, ये भी अभी हाल फिलहाल में नहीं करना है ना। उससे पहले आपको क्या करना है, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर ठीक करना। मतलब बच्चे को कहाँ दिक्कत हो रही है, ऐसा उसको क्या जो है वो प्रॉब्लम है, उसको आप सबसे पहले क्या करोगे, डायग्नोज करोगे। क्या करोगे, डायग्नोज। और उसके बाद फिर उसको क्या करोगे, रेमेडी। क्या दोगे उसको, रेमेडी। तो अवांछित व्यवहार के कारणों का क्या लगाना है, पता। ठीक है, ध्यान न देना या फिर उपेक्षा करना, ये तो आपको करना ही नहीं है। तो इसका आंसर है क्या, टू फाइंड आउट द रीजन फॉर अनडिजायरेबल बिहेवियर एंड प्रोवाइड रेमेडीज। सबसे पहले आपको डायग्नोस करना है, क्या उसको दिक्कत हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है, और उसके बाद फिर आपको उसके हिसाब से क्या करना है, उसको रेमेडी देनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है। Which statement related to project method is true? Learning by experience, teacher as a facilitator, problem solving, all of the above. प्रोजेक्ट विधि है ना, प्रोजेक्ट विधि की बात हो रही है, किसने दिया था, किलपैट्रिक ने। किसने दिया था, किलपैट्रिक एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने प्रोजेक्ट विधि को जो है वो इसका इजाद किया था या फिर इसको लाया था। तो इसमें कौन सा कथन सही है, आपको ये देखना है। क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है कि प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, अनुभव द्वारा सीखना। प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, अनुभव द्वारा सीखना, बिल्कुल सही है। लर्निंग बाय डूइंग है ना, ये उसको चरितार्थ करता है या फिर उसके पक्ष में काम करता है। ठीक है, तो अनुभव द्वारा सीखना प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में होता है, टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है। तो आपको क्या करता है, शिक्षक जो है वो आपको मार्गदर्शक, एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहता है, वो आपको आपके मार्गदर्शन का काम करता है। ठीक है, और प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित होता है, समस्या समाधान से। आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिया जाएगा और उसके संबंध में आपको जो है उसके निष्कर्ष तक आपको पहुंचना है, कैसे, करके सीख, है ना। तो इसमें ये जो सिद्धांत है वो काम करता है करके सीखना। बच्चा क्या करता है, करके सीखना, लर्निंग बाई डूइंग। ठीक है, तो ये तीनों चीजें यहाँ पर इससे किससे संबंधित है, प्रोजेक्ट विधि से। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन क्या सही सूटेबल ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, या ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। यह विद्यार्थियों को गंभीर होने में मदद करता है, यह कक्षा में उपस्थिति को सुधारने में मदद करता है, यह विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति दुश्चिंता को कम करता है, यह विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। किसकी बात हो रही है दोस्तों, ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। तो इस ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में क्या सही है या फिर इनमें से क्या सूटेबल है, सबसे पहले देख लेते हैं। इट हेल्प्स स्टूडेंट बिकम सीरियस, it helps to improve attendance in the classroom, it reduces examination anxiety among students, it compels student to think। ठीक है, ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम आप लोगों ने भी इसके बारे में सुना ही होगा कि एग्जाम में क्या है, आपको मतलब बुक लेके बैठना है, जो क्वेश्चन होंगे वो बुक के टॉपिक से रिलेटेड होंगे, ना कि उस एग्जाम में जो मतलब बुक में जो टॉपिक दिया है वहां से सीधा सीधा आपको जो है वो क्वेश्चन उठा के देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, उस बुक के टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे, जिसको आपको क्या करना है, ढूंढना है, जिसको आपको क्या करना है, थिंक करना है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में आपसे क्या बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, यह विद्यार्थियों को गंभीर होने में मदद करता है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं अभी। यह कक्षा में उपस्थिति को सुधारने में मदद करता है, यह भी नहीं है। यह विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति दुश्चिंता को कम करता है ना। किसके, स्टूडेंट के मन में एग्जाम को लेकर क्या होती है, एक तनाव होता है, एक एंजाइटी होती है, उसको क्या करता है, कम करता है। चलिए ठीक है,
यह विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, तो सी या डी इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा सूटेबल है? विद्यार्थियों में परीक्षा की दुश्चिंता मतलब एग्जाम एंजाइटी को क्या करता है? कम करता है ना, तनाव जो होता है उसको कम करता है, या फिर विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है? मैंने अभी बताया कि ओपन बुक एग्जाम सिस्टम में जो क्वेश्चन होंगे वो उस टॉपिक मतलब बुक में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड रहेंगे, जिससे बच्चा क्या है? सोचने पर मजबूर रहेगा। ठीक है, मतलब उसको सोचना ही है, बिना सोचे उसको आंसर नहीं मिलेगा। तो हमारा चौथा जो ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी, यह विद्यार्थियों को सोचने के लिए क्या करता है? बाध्य करता है, मतलब कहीं ना कहीं उनको सोचने के लिए क्या करेगा? मजबूर करेगा। ठीक है, तो सबसे सूटेबल ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये भी ठीक है, एंजाइटी जो है वो कम होगी, लेकिन ऊपर के जो दो ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल फॉर लर्निंग? गुड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, हाई इंटेलिजेंस, गुड स्कूल एनवायरमेंट, डिजायर टू लर्न। उत्तम पालक बालक संबंध, उच्च बुद्धिमत्ता, उत्तम विद्यालय वातावरण, सीखने की इच्छा। ठीक है, अधिगम, अधिगम का मतलब होता है क्या? लर्निंग, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। तो इस सीखने के लिए सबसे ज्यादा क्या है आवश्यक है? सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, या फिर सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? इसको बोल रहा है उत्तम पालक बालक संबंध, कि एक पालक का अपने एक बालक का अपने जो पेरेंट्स है ना, उनके साथ क्या होना चाहिए? एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, इसकी बात हो रही है गुड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको मान लेते हैं सही है। उच्च बुद्धिमत्ता है ना, सीखने के लिए बच्चे के पास क्या होना चाहिए? हाई इंटेलिजेंस। ये सही है क्या? नहीं। हाई, इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास जो बुद्धि कम है वो किसी चीज को सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसको रिलेट नहीं करता है। ठीक है, एकदम जरूरी नहीं है कि जिसका जो आईक्यू है वो ज्यादा अच्छी एकदम तेज सीख सकता है, लेकिन सभी चीजों को जो है वो मतलब जिसका आईक्यू कम है वो नहीं सीख पाएगा किसी चीज को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये उसको रिलेट नहीं करता है। उत्तम विद्यालय वातावरण है ना, विद्यालय का स्कूल का जो एनवायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए। ठीक है, ये भी सही है। सीखने की इच्छा है ना, चलिए सबसे चारों में सबसे सूटेबल ऑप्शन क्या है? डी। कैसे भाई? आप बच्चे को कितना भी अच्छा एनवायरमेंट दे दो, है ना, कितना भी अच्छा जो है फिजिकल उपकरण मतलब सीखने के लिए जो टूल्स है उसको दे दो किसी भी चीज को, लेकिन अगर उसके अंदर सीखने के लिए इच्छा ही नहीं है, रुचि ही नहीं है, किसी चीज को सीखने में वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है, तो उस चीज को सीखने का मतलब वो उस चीज को सीखेगा क्या? नहीं, जब तक उसकी क्या नहीं होगी? इच्छा। क्या नहीं होगी? इच्छा। सबसे ज्यादा सूटेबल ऑप्शन क्या है? सीखने की इच्छा। बच्चे के अंदर डिजायर रहना चाहिए, इंटरेस्ट रहना चाहिए किसी भी विषय वस्तु की सीखने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, डिजायर टू लर्न। चलिए आगे क्वेश्चन है, यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता होती है तो यह बाह्य अभिप्रेरणा है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, प्रशंसा प्राप्ति के लिए है, उपरोक्त कोई भी नहीं। इफ अ चाइल्ड एंजॉयज रीडिंग अ बुक देन इट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और रिसीविंग एप्रिसिएशन, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, यदि किसी किताब को पढ़ने से बालक को क्या हो रही है? प्रसन्नता हो रही है। क्या हो रही है? प्रसन्नता। अब मोटिवेशन दो टाइप का होता है, एक कैसा? एक इंटरनल होता है और एक क्या होता है? एक्सटर्नल। तो इंटरनल जो होता है वो जब बालक अपने आप से कोई काम करता है और उसमें क्या होती है? उसको खुशी होती है ना, तो उस चीज को करने के लिए उसका जो मतलब इंटरेस्ट जो है उस काम को करने के लिए बढ़ जाता है या सीखने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन बाह्य जो मोटिवेशन है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, उसको कैसे मिलेगा? है ना, बच्चा कोई अच्छा काम कर दिया, पालक जो है उसका क्या कर दिए? तारीफ कर दिए, स्कूल टीचर उसकी प्रशंसा कर दिए, है ना, वो क्या है? एक्सटर्नल मोटिवेशन। लेकिन यहाँ पर क्या है? यदि किताब पढ़ने से, किताब कौन पढ़ रहा है? बालक। कौन पढ़ रहा है?
बालक, और उसको इससे क्या हो रही है, खुशी मिल रही है, प्रसन्नता हो रही है ना, वो एंजॉय कर रहा है इसको, तो इसको क्या बोलेंगे सबसे पहले, आंतरिक अभिप्रेरणा, क्योंकि बालक जो है वो खुद उस काम को कर रहा है और उसको खुद ही क्या हो रही है, खुशी मिल रही है उस काम को करने में। ठीक है, एक इसमें आएगा आंतरिक अभिप्रेरणा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के कार्य को एकत्रित कर पढ़ने के उपरांत अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करता है, तो वह क्या करता है? अधिगम का आकलन, अधिगम के जैसा आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम पर आकलन। ठीक है, अ टीचर collects and reads the work in class 7, then plans and adjusts the next lesson to meet the students needs. He is doing assessment of learning, assessment as learning, assessment for learning, assessment at learning. ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा। अभिलाष भैया, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या, टीचर क्या कर रहा है, कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के कार्य को एकत्रित कर रहा है, मतलब उनके कार्य को सबसे पहले क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, और पढ़ने उस कार्य को क्या करता है, वो रीड करता है अच्छे से, और अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करता है। मतलब यहाँ पर लर्निंग हुआ नहीं है ना, उसने क्या किया, पहले उनके कार्य को क्या किया है, कलेक्ट किया है, उसको पढ़ता है, और उसको क्या करना है, अगला लेसन जो देना है उसके बारे में क्या करता है, तैयारी करता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत सारी चीजें इस वाले क्वेश्चन से आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले आया है अधिगम का आकलन। इसका आकलन, अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। क्या बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट, है ना, तो क्या बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट। तो अधिगम का आकलन में क्या करता है, मतलब एक इकाई, जैसे टीचर क्या करता है, अधिगम का आकलन मतलब समेटिव असेसमेंट में क्या करता है, जैसे कोई पाठ पढ़ा दिया, कोई इकाई खत्म कर दिया, या फिर पूरा जो है सत्र, मतलब एक सेशन जो है वो स्कूल का खत्म हो गया, उसके बाद जो क्या लेगा, वो एग्जाम लेगा, है ना, और उसका जब वो क्या करेगा, आकलन, क्या करेगा, आकलन, उसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट। क्या कहते हैं, समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसको हिंदी में कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। क्या कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन, मतलब पर्टिकुलर एक इकाई खत्म हो गई, या फिर कोई जो सेशन है वो स्कूल का खत्म हो गया, उसके बाद फिर वो एग्जाम लेगा, और एग्जाम लेने के बाद क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा, उसको कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, दूसरा क्या है, अधिगम के जैसा आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग, मतलब जब एक टीचर या फिर एक स्टूडेंट खुद अपने कार्यों का क्या करता है, मूल्यांकन, क्या करता है, मूल्यांकन, वो कहलाता है स्वमूल्यांकन। क्या कहलाता है, स्वमूल्यांकन, इसको कहते हैं योगात्मक, और इसको कहते हैं स्वमूल्यांकन। ठीक है, तीसरा है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन मतलब कि उसके जो शैक्षणिक जो चीजें हैं, है ना, और सशैक्षिक जो चीजें हैं, उन दोनों, मतलब शैक्षिक पक्ष और सशैक्षिक पक्ष, है ना, स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक दोनों का क्या करता है, वो जब मूल्यांकन करता है ना, और कब मूल्यांकन करता है, मतलब बच्चों का अधिगम जो है, लर्निंग हुआ नहीं है, लर्निंग होने के पहले जो आकलन करता है वो कहलाता है अधिगम के लिए आकलन या रचनात्मक मूल्यांकन। क्या क्या कहलाता है, रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, इसको कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब वो क्या कर रहा है, अधिगम देने के लिए क्या कर रहा है, उसको पहले क्या कर रहा है, मूल्यांकन, मतलब उन्होंने जो काम किया है उसको पहले क्या करेगा, वो अच्छे से पढ़ेगा, और विद्यार्थियों की क्या जरूरतें हैं, कहाँ पर उनको अच्छे से
जो है वो रेमेडी, मतलब जो है एक तरीके से इसको बोल सकते हैं, उसको पहले क्या कर रहा है, डायग्नोस कर रहा है, उसके बाद फिर जो उसका मूल्यांकन करेगा वो कहलाएगा अधिगम के लिए मूल्यांकन। तो यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, सबसे पहले कार्य को एकत्रित कर रहा है और एकत्रित करके पढ़ रहा है और उसके बाद अपने अगले पाठ को उनकी आवश्यकता के हिसाब से समायोजित कर रहा है। मतलब यहाँ पर पढ़ाया नहीं है, पहले उनको देख रहा है कि उनको क्या जरूरत है, ठीक है, अधिगम हुआ नहीं है, तो अधिगम हुआ नहीं है और उसका जब ये चल रहा है, उनके कार्य को पहले से वो देख रहा है, उनकी आवश्यकता के हिसाब से फिर अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, वो कहलाएगा क्या, अधिगम के लिए आकलन। इसी को कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो सबसे सूटेबल ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, जब शिक्षक बच्चों के समूह का एक अभिन्न अंग बनकर उनके व्यवहार की जानकारी लेता है तो यह खाली स्थान का उदाहरण है। When a teacher gathers information of behavior of children by becoming important part of their group, then it is an example of blank. Informal observation, non-participant observation, formal observation, participant observation. ठीक है, ग्रुप टीचिंग सॉरी ग्रुप लर्निंग हो रही है, बच्चे जो हैं वो ग्रुप में बैठकर किसी चीज को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और एक टीचर क्या है, उनके ग्रुप का एक अभिन्न अंग है ना। टीचर भी उस ग्रुप का क्या है, एक अभिन्न अंग बनकर क्या करता है, उनके कार्यों का मूल्यांकन करता है, उनके व्यवहार की जानकारी लेता है, उनके कार्यों को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, उनके लर्निंग को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, अवलोकन करता है। तो वो क्या कहलाएगा, किसके अंतर्गत आएगा, सबसे पहले देखते हैं अनौपचारिक निरीक्षण या इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन मतलब जब टीचर उस ग्रुप का क्या नहीं है, सदस्य नहीं है, जब टीचर उस ग्रुप का क्या नहीं है, सदस्य नहीं है, और उसके बाद फिर वो उस ग्रुप को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, वो आएगा इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब जब टीचर क्या है, उस ग्रुप का क्या नहीं है, सदस्य नहीं है, और उस ग्रुप को जानता भी नहीं है ना। मतलब अगर टीचर की जगह कोई दूसरा आदमी जो उस ग्रुप को नहीं जाने, अगर वो उस ग्रुप का क्या करता है, अवलोकन करता है, तो वो आएगा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, औपचारिक निरीक्षण जब टीचर उस ग्रुप से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उस ग्रुप में एज ए टीचर खुद एक शिक्षक के जैसे आके क्या करता है, आकलन करता है, उनको ऑब्जर्व करता है, वो कहलाएगा क्या, औपचारिक निरीक्षण। क्या कहलाएगा, औपचारिक निरीक्षण। लेकिन क्या है इसमें, सहभागी निरीक्षण, टीचर जो है खुद उनके ग्रुप के कार्यों में क्या है, इन्वॉल्व है, उनके ग्रुप का एक सदस्य है, और एक सदस्य की भांति उस ग्रुप को क्या करेगा, उन बच्चों के कार्य को क्या करेगा, अवलोकन करेगा, मतलब उन पार्टिसिपेंट्स के कार्यों को क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा, तब फिर वो क्या कहलाएगा, सहभागी निरीक्षण। क्या कहलाएगा, सहभागी निरीक्षण, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। शिक्षक यहाँ पर क्या कर रहा है, बच्चों के समूह का एक अंग है, क्या है, एक अंग है, और उनके व्यवहार की जानकारी लेता है, उनके कार्यों को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, नोटिस करता है। तो अभी मैंने कहा कि एक है ना, उनके ग्रुप का क्या है, एक सदस्य है, और सदस्य के जैसे उनके कार्यों को क्या कर रहा है, अवलोकित कर रहा है। क्या कहलाएगा, सहभागी निरीक्षण। क्या कहलाएगा, सहभागी निरीक्षण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्लैंक इज एनी चाइल्ड हुज कंडक्ट deviates sufficiently from normal social usage that it may be labeled antisocial, mentally retarded child, juvenile delinquent, backward child, none of the above। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन, कि जब एक बालक है ना, कोई भी बालक जिसका व्यवहार क्या है, सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, वो क्या कहलाता है, मंदबुद्धि बालक, बाल अपराधी, पिछड़ा बालक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मंदबुद्धि बालक मतलब जिनका आईक्यू जो है वो सामान्य औसत बालकों से क्या है, कम है ना, वो कहलाएगा क्या, मंदबुद्धि बालक। बाल अपराधी मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन है इससे क्या कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है
कि उसका जो बिहेवियर है, बच्चे का जो बिहेवियर है वो क्या है, समाज विरोधी है ना, समाज के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, उसका जो बिहेवियर उससे अलग है, परेशान करने वाला है, तो है ना, तो वो एक जो बालक है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं क्या, बाल अपराधी या फिर जुवेनाइल डेलिक्वेंट, इसको बोलते हैं डेलिक्वेंट, जुवेनाइल डेलिक्वेंट। पिछड़ा बालक क्या है दोस्तों, पिछड़ा बालक मतलब बच्चा जो है वो किसी काम को करने में सक्षम तो है, लेकिन उसको सही जो है साधन नहीं मिल पा रहा है, क्या सही साधन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो सामान्य बालकों से कंपेयर नहीं कर पा रहा है किसी भी कारण से, चाहे वो आर्थिक रूप से उसको सही साधन नहीं मिल पा रहा है, सामाजिक रूप से उसको सही साधन नहीं मिल पा रहा है, या फिर मानसिक या शारीरिक रूप से क्या है वो सक्षम नहीं है, तब वो जो बालक है वो कहलाता है क्या, पिछड़ा बालक। ठीक है, क्योंकि पिछड़ेपन के कई कारण होते हैं, सामाजिक भी होता है, आर्थिक भी होता है, शारीरिक भी होता है। बालक का IQ एकदम अच्छा है, लेकिन उसके बाद फिर वो अगर उसका जो शरीर है वो बाकी बच्चों के, नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, तब है ना, तब वो जो है वो इसमें आएगा। ठीक है, तो ये 22 का जो ऑप्शन है क्या, बाल अपराधी, मतलब ये जो वर्ड है ये इसके लिए ज्यादा सूटेबल है। चलिए आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रमस्तिष्की पक्षाघात का प्रकार नहीं है, मस्तिष्क संस्तंभ, मांसपेशी डायस्ट्रोफी, एथिटोसिस, एटॉक्सिया। ठीक है, किसकी बात हो रही है, सेरेब्रल पल्सी की। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सेरेब्रल पल्सी, स्पास्टिसिटी, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, एथिटोसिस, एटॉक्सिया। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये प्रमस्तिष्की पक्षाघात हिंदी में तो एकदम भयंकर टाइप का वर्ड है, इंग्लिश में देखते हैं सेरेब्रल पल्सी, क्या बोलते हैं इसको, सेरेब्रल पल्सी। सेरेब्रल पल्सी क्या है, सेरेब्रल है ना, ब्रेन से रिलेटेड है, सेरेब्रल मतलब ब्रेन, और पल्सी मतलब मांसपेशियों में जो अकड़न होती है, तो ये ब्रेन से रिलेटेड एक क्या है, विकार है ना, एक डिसेबिलिटी है, जिसमें मांसपेशियां क्या हो जाती है, अकड़ जाती हैं, है ना, या फिर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती अच्छे से, वो जो विकार है, वो जो डिसेबिलिटी है, वो कहलाता है सेरेब्रल पल्सी। और ये क्यों होता है, जब बच्चा भ्रूण में हो, या फिर जन्म के समय, या फिर जन्म के तुरंत बाद बच्चे के ब्रेन में किसी प्रकार का क्या होता है, डैमेज, है ना, या फिर कोई क्षति उसको पहुंचती है किसी कारणवश, किसी कारण से, किसी रीजन से, तो उसको उसके दिमाग में जो डैमेज होता है वो कहलाता है क्या, सेरेब्रल पल्सी। अब इसके 3-4 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप क्या है, इसमें दिया है स्पास्टिसिटी, क्या है, स्पास्टिसिटी, मस्तिष्क संस्तंभ हिंदी में इसको बोलते हैं। स्पास्टिसिटी में क्या होता है, बच्चे का जो मांसपेशी है ना, बच्चे की जो मांसपेशियां हैं, है ना, मसल्स जो हैं, उनमें क्या आती है, अकड़न, क्या आ जाती है, अकड़न, वो जो अवस्था है वो कहलाता है स्पास्टिसिटी। ठीक है, एक होता है एथिटोसिस, क्या होता है, एथिटोसिस या एथेटॉइड जिसको बोलते हैं, इसमें बच्चे का जो ब्रेन है वो उस अपने मसल्स के ऊपर क्या है, कंट्रोल खो देता है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, किसको, अपने मसल्स को। ये जो अवस्था है ये क्या कहलाता है, एथिटोसिस। और एक होता है एटॉक्सिया, क्या है, एटॉक्सिया। एटॉक्सिया में बच्चे का जो मसल है ना, जो मसल्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। ठीक है, क्या नहीं कर पाते, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, वो जो अवस्था है वो क्या कहलाता है, एटॉक्सिया। लेकिन इसमें बी, नंबर बी एक ऑप्शन है, वो क्या दिया, मस्कुलर डायस्ट्रोफी। तो ये भी एक प्रकार का विकार है, एक डिसेबिलिटी है, लेकिन ये जो है वो इससे सेरेब्रल पल्सी से संबंधित नहीं है ना। तो इसमें क्या होता है, मांसपेशी डायस्ट्रोफी, जो मस्कुलर डायस्ट्रोफी है, इसमें क्या होता है, मांसपेशियों का क्या होता है, विघटन होना चालू हो जाता है, क्या होता है, विघटन, या फिर उनका क्षरण जो है वो होना चालू हो जाता है। ये जो अवस्था है वो कहलाता है मस्कुलर डायस्ट्रोफी। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा जो है सेरेब्रल पल्सी का प्रकार नहीं है, तो ये तो है, एथिटोसिस भी है, एटॉक्सिया भी है, क्या नहीं है, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, ये जो है अलग है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, विच इज नॉट प्रोसेस रिलेटेड फैक्टर ऑफ टीचिंग लर्निंग, लिंकिंग ऑफ न्यू नॉलेज विथ पास्ट, प्रोविजन ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस वर्क, नेचर ऑफ कंटेंट, प्रोविजन ऑफ रीइंफोर्समेंट। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, अभ्यास कार्य और दोहराने की व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति, पुनर्बलन की व्यवस्था। ठीक है, क्या बोल रहा है
शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से कौन सी जो प्रक्रिया है, कौन सा जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा है या फिर उससे रिलेटेड नहीं है ना, उसकी बात कर रहा है। सबसे पहले क्या है, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से बिल्कुल रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, एक बच्चा जिसके मन में पहले से क्या है, कोई अवधारणा है, जब वो नए अवधारणा को देखता है या फिर नई बातों को देखता है तो फिर अपने अवधारणा में क्या करता है, संशोधन, उसको चेंज करता है, उसमें परिवर्तन करता है। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, एसिमिलेशन। क्या कहलाती है, एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण। ठीक है, तो ये तो है अभ्यास कार्य और दोहराने की व्यवस्था। ठीक है, अधिगम का एक सिद्धांत है ना, तो अधिगम के 3 सिद्धांत है, त्वरण का सिद्धांत और एक रुचि का सिद्धांत और एक अभ्यास का सिद्धांत। तो अभ्यास का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चा अगर किसी काम को क्या करता है, बार बार उसका अभ्यास करता है, उसका प्रैक्टिस करता है, तो बच्चा उस काम को जो है वो लंबे समय तक याद रखता है या फिर उसको जल्दी भूलता नहीं है। इसके विपरीत जिस काम को क्या करता है, छोड़ देता है, अभ्यास नहीं करता, उसको जल्दी से भूल जाता है। ठीक है, तो ये भी है। विषय वस्तु की प्रकृति, इसको थोड़ा सा देखते हैं। पुनर्बलन की व्यवस्था है ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपको क्या है, पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट मिलना ही चाहिए। पुनर्बलन की व्यवस्था जो है, रीइंफोर्समेंट होना ही चाहिए। ठीक है, ये भी जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से क्या है, संबंधित है। विषय वस्तु की प्रकृति इन तीनों के कंपेयर में मतलब ये नहीं है, तो ये क्या है, ये गलत। विषय वस्तु की प्रकृति जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से संबंधित नहीं है, सीधे सीधे संबंधित नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन है, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना सीखना ही अधिगम है। यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, परंपरागत अनुबद्ध क्रिया का सिद्धांत, सक्रिय अनुबद्ध क्रिया का सिद्धांत या अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत? To learn to respond towards unconditioned stimulus, like response towards conditioned stimulus is learning. This statement is based upon which theory of learning? Trial and error theory, classical conditioning response theory, operant conditioning response theory, field theory of learning. ठीक है, क्या कर रहा है, एक अनकंडीशन स्टिमुलस है और उस अनकंडीशन स्टिमुलस के लिए मतलब जो बच्चा है वो क्या देता है, एक कंडीशन रिस्पॉन्स देता है। तो ये कौन सा थ्योरी है, सबसे पहले देख लेते हैं। पहला वाला जो सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। किसने दिया था, E.L. थॉर्नडाइक। किसने दिया था, E.L. थॉर्नडाइक ने। तो उनका कहना ये था कि बच्चा जो है अगर किसी काम का क्या करता है, बार बार अभ्यास करता है तो त्रुटियां कम होती है और एक समय ऐसा आता है कि बच्चा जो है उस काम को क्या करता है, पूरी तरह सीख जाता है। ठीक है, ये था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा क्या है, परंपरागत अनुबद्ध क्रिया का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसमें क्या होता है, ये दिया था इवान पाव्लो। किसने दिया है, इवान पाव्लो ने। और उनका कहना ये था कि बच्चा जब किसी काम को सीखता है तो उसके सामने जो है वो दोनों प्रकार के क्या होता है, उद्दीपन या स्टिमुलस होता है। इसके लिए एक वर्ड यूज हुआ यहाँ पर, उत्तेजक। दोनों प्रकार के, एक न्यूट्रल होता है और एक जो है वो स्वाभाविक होता है। तो जब दोनों प्रकार के उद्दीपक या स्टिमुलस उसके सामने आते हैं तो बाद में जो अनकंडीशन जो स्टिमुलस होता है उसके प्रति भी वो स्वाभाविक नेचुरल जो रिएक्शन प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, दो स्टिमुलस होते हैं, अनकंडीशन और कंडीशन। लेकिन जब अनकंडीशन स्टिमुलस बच्चे के सामने बाद में आता है उसके प्रति भी वो क्या है, कंडीशन जो है वो रेस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। मतलब इसको इन्होंने एक प्रयोग के द्वारा, जिसमें उन्होंने एक कुत्ते के ऊपर इसका प्रयोग किया था कि कुत्ता जो है वो खाने को देखकर क्या करता है, सबसे पहले उसके मुंह में लार आता है ना। वो क्या है, एक नेचुरल स्टिमुलस है ना, अनकंडीशन स्टिमुलस है, स्वाभाविक क्रिया है। और उस स्वाभाविक क्रिया के लिए वो क्या करता है, अस्वाभाविक मतलब स्वाभाविक प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, लेकिन फिर उसको दिखाते हैं बेल या घंटा, है ना, उसके सामने बजाते हैं तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, वो उसके लिए क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस। लेकिन जब बाद में क्या है, कुछ दिनों तक जो है उसको खाना भी देते हैं और घंटी दोनों एक साथ बजाते हैं, और कुछ दिनों के बाद जब उसको खाना नहीं दिखाते, सिर्फ घंटी बजाते हैं, तब भी उसके मुंह से क्या आना चालू हो जाता है, लार।
क्या आना चालू हो जाता है, लार। तो घंटी जो है वो क्या है, उस समय बन जाता है अनकंडीशन स्टिमुलस, है ना। और उसके लिए जो है वो नेचुरल रिस्पॉन्स शो करता है, क्या देता है, नेचुरल रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो यही बोल रहा है, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना, ठीक है। अनकंडीशन स्टिमुलस है, लेकिन उसके लिए वो नेचुरल रिस्पॉन्स शो कर रहा है, कंडीशन है ना, कंडीशन स्टिमुलस के समान रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये जो थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, परंपरागत अनुबद्ध क्रिया का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है ना, इसको किसने दिया था, स्किनर ने, है ना। स्किनर भी एक मनोवैज्ञानिक थे। उनका कहना यह था कि बच्चे को किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए पहले खुद से क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, खुद से एक्टिव होना पड़ता है। इसको सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, सक्रिय अनुबद्ध क्रिया का सिद्धांत, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, हमारा जो बी ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा सूटेबल है, तो यही सही है। चलिए आगे क्वेश्चन है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। अभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान, प्रयोग करना। रिट्राइविंग hidden objects in an evidence that infants have begun to master which of the following cognitive function: intentional behavior, object permanence, problem solving, experimentation, ठीक है। बच्चा क्या है, छुपी हुई वस्तुओं को ढूंढना चालू कर देता है, क्या करता है, ढूंढना चालू कर देता है। तो ये जो अवस्था है वो कहलाता है क्या, वस्तु स्थायित्व। क्या कहलाता है दोस्तों, वस्तु स्थायित्व, है ना। मतलब लगभग 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे के अंदर ये जो है वो उसके संज्ञान में आ जाता है कि कौन सा जो वस्तु है वो कहाँ पर छिपा है, उसको निकाल सकते, ठीक है। इसको कहते हैं वस्तु स्थायित्व। चलिए आगे क्वेश्चन है, बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। इसको, विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए, यह परिभाषा है। Whatever the reasons of differences among children, but the fact is that schools must face them through different curriculum. Who said this? Skinner, मॉर्सन बिंगो, क्रो, एरिसन एंड अदर्स, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, है ना, ये जो परिभाषा है ये किसने दिया था, कि विद्यालय मतलब बालक तो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, है ना, उनके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो सकती हैं, और उन विभिन्नताओं के हिसाब से जो विषय वस्तु है उसको या फिर विद्यालय को जो है वो अपने उन बालकों के हिसाब से ढलना है। ये कहा था, ये किसने कहा था, ये कहा था स्किनर ने, मनोवैज्ञानिक, इन्होंने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। इन्होंने ये कहा था कि विद्यालय को अलग अलग पाठ्यक्रमों के हिसाब से क्या करना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन है, सीखने का अर्थ है आदतों का अर्जन, ज्ञान का अर्जन, अभिवृत्तियों का अर्जन, उपरोक्त सभी, ठीक है। लर्निंग मीन्स एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, एक्विजिशन ऑफ एटीट्यूड्स, अबव ऑल, ठीक है। सीखना, अधिगम, है ना, अधिगम या सीखना दोनों एक ही चीजें हैं। इसका मतलब क्या होता है, आदतों का अर्जन, अर्जन का मतलब होता है कमाना, किसी चीज को प्राप्त करना, किसी चीज को मेहनत करके पाना, ये क्या होता है, अर्जन करना, उसको अर्जित करना, एक्वायर करना, ठीक है। तो सीखने का मतलब क्या होता है, आदतों का अर्जन, बिल्कुल सही है, आदतें जो है वो होती है। ज्ञान का अर्जन, ज्ञान को भी क्या है, वो क्या करता है, मेहनत से प्राप्त करता है, ठीक है, बालक। अभिवृत्तियों का अर्जन, अभिवृत्तियां, है ना, एटीट्यूड्स जिसको बोलते हैं, एटीट्यूड मतलब किसी भी विषय वस्तु के प्रति बालक का जो दृष्टिकोण होता है या फिर एक मनुष्य का जो दृष्टिकोण होता है वो कहलाता है उसका एटीट्यूड, अभिवृत्ति, ठीक है। ये भी सही है, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए आगे क्वेश्चन है दोस्तों,
धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित हैं। किससे संबंधित है? प्रतिभा, प्रतिभा, प्रतिभा मतलब गुण, अपसारी चिंतन या त्वरण। ठीक है। फ्लुएंसी, इलेबोरेशन, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी etc आर द फैक्टर एसोसिएटेड विथ गिफ्टेडनेस, टैलेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक्सेलरेशन। ठीक है। ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितने भी घटक हैं, है ना, जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है। सबसे पहले धारा प्रवाहिता, है ना, फ्लुएंसी, विस्तार, मौलिकता, मौलिकता मतलब नयापन, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। किसमें होना चाहिए? विचार में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? विचार में होना चाहिए। तो किससे है? प्रतिभा, इससे रिलेटेड है क्या? गुण से रिलेटेड है क्या? नहीं। प्रतिभा इससे रिलेटेड है क्या? नहीं। अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब एक ही क्वेश्चन के बारे में या एक ही समस्या के बारे में, उसके समाधान के बारे में अलग अलग तरीकों से सोचना, नए नए तरीकों से सोचना, और जो बाकी लोग सोच रहे हैं उनसे हटकर सोचना, वो कहलाता है क्या? डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या कहलाता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन। क्या कहलाता है? अपसारी चिंतन। ठीक है। और एक होता है एक्सेलरेशन, त्वरण, एक्सेलरेट, है ना, अपने आप को एक्सेलरेट करना। ये नहीं है। ये क्या है? अपसारी चिंतन मतलब ये जो ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, उनके बारे में, ये मतलब उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनके एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं या फिर आंसर होते हैं। ये जो है वो किसके अंतर्गत आता है? जिसमें आपके विचारों को क्या, बालक के विचारों को क्या, उसमें क्या होगा? नयापन, लचीलापन, उसमें क्या होगी? फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें फ्लुएंसी रहेगी, उसमें क्या रहेगा? इलेबोरेट करेगा वो अपने इसको, थिंकिंग को। इसमें अपसारी चिंतन में। चलिए आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इवेल्यूशन? राम गॉट 45 मार्क्स आउट ऑफ 200, मोहन गॉट 38% मार्क्स इन इंग्लिश, श्याम गॉट फर्स्ट डिवीजन इन फाइनल एग्जाम, ऑल ऑफ द अबव। है ना, निम्नांकित में से मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है। किसको? मूल्यांकन को। राम ने 200 में से 45 अंक प्राप्त किए, मोहन ने अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त किए, श्याम ने अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त किया, या उपरोक्त सभी। ठीक है। मूल्यांकन, मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब मूल्य का अंकन, मतलब उसमें गणित के जो अंक हैं उसको क्या करना, उसके हिसाब से उसके गुण या फिर उपलब्धि को क्या करना, उसको बताना। ये क्या कहलाता है? उसका मूल्यांकन। लेकिन यहाँ पर है क्या? राम ने 200 में 45 अंक प्राप्त किए, यहाँ पर भी ये जो है वो मिजर कर रहा है ना, बिल्कुल मिजर कर रहा है। राम ने अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त किए, इसको ये भी उसकी उपलब्धि बता रहा है, यहाँ पर भी उसकी उपलब्धि बता रहा है, ये भी उसकी उपलब्धि बता रहा है। श्याम ने अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त किया, है ना, यहाँ पर भी वो क्या कर रहा है? उपलब्धि बता रहा है। मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, चलिए ये 2019 का सीजी टेट का जो क्वेश्चन है, सीजी टेट का जो प्रश्न है, आज हमने उसको जो है वो ख़त्म कर दिया। इसके बाद का जो 2021 या 2022 का जो है वो इसके जस्ट बाद कल आपको देखने को मिल जाएगा। और आज का ये जो सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, आज के सेशन को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इसी तरीके की जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए। और हमारा एड्रेस है अपोजिट डी मार्ट नियर सन सिटी। तो प्लीज़ आप लोग अगर कोई क्वेरी है आज के क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और चलिए आगे के लिए आप सभी एकदम मस्त रहिए, बढ़िया रहिए, तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी।